हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है भारतीय भूगोल की जो क्रम सीरीज में, वह भारत के जैव मंडल आधारित क्षेत्र के बारे में क्षेत्र का है, जिसको आप यदि कोई एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस तक कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बशर्त है कि आप मेरे साथ इसका एक बार ठीक से अध्ययन कर लीजिए। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा मैं, एक आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बायोस्फीयर कहते किसे हैं। बायोस्फीयर क्षेत्र उस ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां जीव जंतु तथा वनस्पति रहते हों, जहां जीव जंतु तथा वनस्पति रहते हों और सरकार द्वारा उस क्षेत्र को संरक्षण दिया जा रहा हो। जैसे मान के चलिए कोई ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र में जीव जंतु वनस्पति रह रहे हैं और गवर्नमेंट द्वारा उस ए क्षेत्र को सुरक्षा दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व जोन कहेंगे। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो बायोस्फीयर शब्द है, जैव मंडल आरक्षित शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप नोट करिए। जैव मंडल आरक्षित शब्द का वर्णन, जैव मंडल आरक्षित शब्द का वर्णन। सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, वह एडवर्ड स्वेड है। एडवर्ड स्वेस ने किया है। इसने किया मित्र, एडवर्ड स्वेस ने किया है। जो जैवमंडल शब्द का प्रयोग है, तो जैवमंडल शब्द मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो वर्ड है, बायोस्फीयर जो वर्ड है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? एडवर्ड स्वेस ने किया है। इसे आप नोट कर लें। नोट करिए थोड़ा फास्ट। इसकी परिभाषा में देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें देखेंगे कि जैवमंडल कहते किसे हैं। तो इसमें लिखिए आप कि वह क्षेत्र जिसमें जीव जंतु वनस्पति हों और सरकार द्वारा उस क्षेत्र को संरक्षण दिया जा रहा हो, तो उस क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर जोन कहते हैं। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब नोट करिए मित्र, इसको नोट करिए। इसी में देखिए मित्र, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने अपने भारत में अब तक 18 क्षेत्रों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। फिर सुनिए, भारत सरकार ने अपने भारत में 18 जैव मंडल क्षेत्र घोषित किए हैं, जिन 18 में से 11 को यूनेस्को में सम्मिलित किया जा चुका है। यूनेस्को एक विश्व स्तर की संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस है। तो आप नोट करिए इसको। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने मित्र? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें
यूनेस्को ने, यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनेस्को बोलते हैं। इसका मुख्यालय मित्र कहां है? पेरिस है। क्या है? पेरिस। इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस। इसमें यूनेस्को में 11 सम्मिलित हैं। कितने मित्र? 11 सम्मिलित हैं। मित्र आपको शिद्दत से तो मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के आप वर्तमान समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। पहले ऋषि मुनि होते थे, वो तपस्या करते थे, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता, जैसे भगवान बौद्ध, महावीर स्वामी। तो बगैर आपको तप किए, एकांत में होकर के, बगैर आपको अध्ययन किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपको तप करना बहुत आवश्यक है। तो देखिएगा, ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ये बताइए भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं या बायोस्फीयर हैं? तो आपको आंसर देना है 18। यूनेस्को में कितने सम्मिलित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो आप नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा फास्ट करिए। देखिए, मान के चलिए ये कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें क्या करेंगे आप? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसमें नेशनल पार्क भी होते हैं। क्या होते हैं? नेशनल पार्क भी इसमें होते हैं। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नेशनल पार्क भी होते हैं। इसी में अभ्यारण्य भी होते हैं। क्या होते हैं मित्र? अभ्यारण्य भी होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसमें होते हैं। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। ये क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है। और ये क्या है मित्र? राष्ट्रीय पार्क। ये क्या है? राष्ट्रीय पार्क। तो मेरा मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में, नेशनल पार्क में और वन्यजीव अभ्यारण्यों में सबसे बड़ा कौन होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए मित्र, मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बताया था अभी जस्ट, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। 1968 में यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया? 1968 में यूनेस्को ने जैव मंडल आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया। और 1971 में, कब? 1971 में इस यूनेस्को के सम्मेलन में एक कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसे मानवीय जैव मंडल कार्यक्रम, मानवीय जैव मंडल कार्यक्रम, अंग्रेजी में से
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या कहते हैं? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहते हैं। इसको सम्मिलित, इसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में इसे MAB कहा जाता है। MAB कहा जाता है, कार्यक्रम। इसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं? MAB कहते हैं। इसके तहत क्या होता है कि यही MAB यूनेस्को की एक संस्था है, ये क्या कार्यक्रम है, यही विश्व स्तर में जितने भी बायोस्फीयर यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं वो इसी कार्यक्रम के तहत घोषित किए जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और मित्र 1975 में इसी मैब ने जैव मंडल आरक्षित, जैव मंडल क्षेत्र की परिकल्पना की। क्या की? 1975 में हमने जैव मंडल क्षेत्र की परिकल्पना की। इसे आप नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिए मित्र। लिखिए आगे। लिखिए आप इस तरीके से, जो बायोस्फीयर क्षेत्र होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मित्र होता है कोर जोन। क्या होता है? कोर जोन होता है। सबसे पहले क्या होता है? कोर जोन होता है। इस कोर जोन में मित्र, इसे क्या कहते हैं? कोर जोन कहते हैं। कोर क्षेत्र कहते हैं। इसकी विशेषता मित्र क्या है कि इसमें कोई मानवीय क्रिया नहीं होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है? पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं और यहां पर कोई मानवीय क्रिया नहीं होती है। केवल सरकार के जो पदाधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, वही यहां पर आ जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं मानवीय क्रिया नहीं होती। पहला क्षेत्र आपका यह हो गया। केवल शोध कार्य और शिक्षण कार्य किए जाते हैं। शोध कार्य और शिक्षण कार्य किए जाते हैं। केवल शिक्षण कार्य और शोध कार्य किए जाते हैं, कोई मानवीय प्रतिक्रिया नहीं होती, जो कोर जोन है उसमें। उसके बाद मित्र आता है, यह आपका बफर जोन है। यह क्या है मित्र? आपका बफर जोन है। बफर जोन, इसमें क्या होता है मित्र बफर जोन में कि जो मानवीय क्रिया हैं, क्रिया सीमित होती हैं। कैसी होती हैं? सीमित होती हैं। जो मानवीय क्रिया हैं बहुत सीमित होती हैं। यद्यपि इसमें पर्यटन कार्य होता है, इसमें शिक्षण कार्य होता है, शोध कार्य होता है, लेकिन सीमित होता है। कैसा होता है? सीमित होता है। और जो भी कार्य होता है वो इस तरह से होता है कि यहां पर रहने वाले जीव जंतु
वनस्पति को किसी प्रकार की हानि नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र को बफर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है, जो तीसरा होता है ये आपका संक्रमण जोन होता है। संक्रमण जोन होता है। इस जोन में क्या होता है मित्र? आवागमन होता है, निवास होता है, पर्यटन पर्यटन इसमें होता है, शिक्षण कार्य होते हैं, प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मानवीय क्रिया होती हैं। मानवीय क्रिया होती है जैसे पर्यटन, शोध कार्य, निवास, प्रशिक्षण प्रशिक्षण आवागमन आदि आज इसमें किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये भी जो क्रिया होती है वो इस तरह से की जाती हैं कि पर्यावरण पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट करिए। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया अगर इसका। मैंने बताया आपको भारत में 18 जोन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आप मेरे साथ भारत का एक मैप बनाइए। आप मेरे साथ भारत का एक मैप बनाइए। भारत में 18 जैव मंडल क्षेत्र। सबसे पहले आप भारत का मैप बनाइए मेरे साथ। भारतीय ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप बहुत ही आवश्यक है। यदि आप मैप नहीं बना पाते हैं तो आपको भारतीय भूगोल ठीक से आप उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपको भारतीय मैप बहुत बनाना अति आवश्यक है, जानना सीखना चाहिए। आप 2-4 बार गलत बनाएंगे फिर आप सीख जाएंगे। तो भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनका वर्णन मैं करूंगा प्रत्येक का। तो भारत में सबसे पहले जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था वो नीलगिरी था। कौन सा था? नीलगिरी। यहां पर आपको मित्र एक पॉइंट बताना भूल गया कि भारत में जैवमंडल कार्यक्रम 1986 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। आप अलग से नोट कर सकते हैं या मैं लिख देता हूं। भारत में 1986 में जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम घोषित किया गया था। भारत में 1986 में जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम घोषित किया गया। मित्र आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए प्लीज, अपने दोस्तों के साथ प्लीज सपोर्ट करिए मुझे। जब भी मैं आपके लिए अच्छा कर पाऊंगा आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, आपसे मेरी गुजारिश है मित्र। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो जैवमंडल क्षेत्र
कार्यक्रम घोषित किया गया था वो 1986 में घोषित किया गया था। इसी के तहत क्या हुआ कि सबसे पहले भारत सरकार ने 1986 में नीलगिरी को पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। 1986 में ही सबसे पहले नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। तो आप लिख सकते हैं इसी में सर्वप्रथम 1986 में, कब मित्र, 1986 में नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। लिख सकते हैं। नोट करिए मित्र, ये दोनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए कौन कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब कब घोषित किया है, मैं आपको स्टेट वाइज और सन वाइज मैप पे ही वर्णन करता जाऊंगा इन 18 को। तो आप नोट करिए, सबसे पहले नीलगिरी, सबसे पहले कौन सा है मित्र, नीलगिरी। नीलगिरी आपको पता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में है। ये आपका तमिलनाडु है, ये केरल है और ये कर्नाटक है, अर्थात तीनों राज्य में है नीलगिरी। ये 1986 में घोषित किया गया था मित्र। कब किया गया था, 1986 में। आप भी इसी तरीके से मेरे साथ मैप बना लें। उसके बाद आपका उत्तराखंड है, कौन सा है ये, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, कौन सा है मित्र, नंदा देवी। उत्तराखंड में कौन सा है मित्र, ये नंदा देवी। ये 1988 में घोषित किया गया था। ये कब घोषित किया गया, 1988 में घोषित किया गया। मित्र मेरे साथ आप इस तरीके से बनाते चलें। ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, बायोस्फीयर नंदा देवी है। और ये कब घोषित किया गया था, 1988 में घोषित किया गया था। अब नोट करते जाइए। उसके बाद यहां पर है मित्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन कौन सा है मित्र, सुंदरवन डेल्टा भी है और ये बायोस्फीयर क्षेत्र भी है। इसको भारत सरकार ने 1989 में बायोस्फीयर घोषित किया था। कब किया था, 1989 में से बायोस्फीयर घोषित किया था। उसके बाद ये मेघालय राज्य मित्र। मेघालय में एक नोकरेक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 98 में, मतलब जब नंदा देवी घोषित हुआ था उस समय नोकरेक भी हुआ था। ये कहां पर है, मेघालय राज्य मित्र। ये आपका राज्य कौन सा है, मेघालय राज्य में नोकरेक है। इसे 1988 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। उसके बाद ये आपका असम राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका असम है। असम में कौन सा है, मानस बायोस्फीयर, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसे भी 1989 में, कब, 1989 में इसे घोषित किया गया था। आप स्टेट वाइज और सन वाइज हर तरीके से नोट कर लें। यदि आप एक दो बार इसको रिवीजन करते हैं तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्र, उसका मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य में है ये, मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी है मित्र, ये आपका कहां पर है, तमिलनाडु में है। इसे भी 1989 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? मन्नारी खाड़ी तमिलनाडु राज्य में है, इसे भी बायोस्फीयर घोषित किया गया था। और उसके बाद आपने एक केंद्र शासित प्रदेश देखा होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डिफरेंस पेन से बनाता हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है। इसे भी भारत सरकार ने 1989 में ही घोषित किया गया था। 1989 में कई बायोस्फीयर घोषित किए गए थे। उसके बाद देखिए, आप ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य, इसके पास ही छत्तीसगढ़ है। ये मध्य प्रदेश राज्य में जो बायोस्फीयर है वो पंचमढ़ी है। कौन सा? ये पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कौन सा है? पंचमढ़ी। इस पंचमढ़ी को 1999 में, कब? 1999 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1999 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यहां पर बायोस्फीयर है जिसका नाम अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर है, जिसे भारत सरकार ने 2005 में घोषित किया था। कब किया था? 2005 में घोषित किया था। उसके बाद मित्र, आंध्र प्रदेश में है यहां पर शेष चमाली पहाड़ी। शेष चमाली पहाड़ी है। इसे भी भारत सरकार ने 2010 में बायोस्फीयर घोषित किया था। शेष चमाली पहाड़ी है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहां है मित्र? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शेष चमाली पहाड़ी है, इसे 2010 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। आप इसी तरीके से मैप बना करके मेरे साथ करते रहें तो आप कर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मित्र उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में, यह आपका उड़ीसा राज्य है। यहां सिमलीपाल बायोस्फीयर है। इसे 1994 में इसे बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया था। कब किया था? 1994 में से बायोस्फीयर घोषित किया था। उसके बाद देखिए मित्र, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग, ये कहां है? कौन सा राज्य मित्र? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे भारत सरकार ने 1999 में बायोस्फीयर घोषित किया था। उसके बाद असम में एक और है, डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर। कौन सा है? डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर। इसे भारत सरकार ने 1997 में इसे
बायोस्फीयर घोषित किया था। डिब्रूगढ़, इसके आगे एक और कुछ वर्ड है डिब्रूगढ़, इसको 1997 में, ये असम राज्य में है, कहां पर है, असम राज्य में है, इसे 1997 में घोषित किया था। तो आप इस तरीके से मेरे साथ नोट करते जाएं। इसके बाद हम लोग आते हैं मित्र हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट कौन सा है मित्र, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिए। इसे भारत सरकार ने 2009 में, कब मित्र, 2009 में बायोस्फीयर घोषित किया था। उसके बाद देखेंगे मित्र, यह गुजरात है, यहां पर कच्छ का रण है। क्या है, कच्छ का रण, कच्छ का रण है। इसे भारत सरकार ने 2008 में, कब, 2008 में भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। कच्छ का रण है, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है, कच्छ का रण। एक मित्र क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है भारत का, तो आप बता सकते हैं कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। या तब मैं इसका पॉइंट अगले बनाकर लिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दृष्टि से सबसे बड़ा, याद रखिएगा। और सबसे छोटा है वो डिब्रूगढ़ है, यह सबसे छोटा है, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसका मध्य प्रदेश में मित्र देखिए, पन्ना बायोस्फीयर, पन्ना बायोस्फीयर, इसे 2011 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 2011 में। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, पंचमगढ़ी और पन्ना बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में 2 हैं। तो आप इनको नोट करिए। इसके बाद देखिए मित्र, सिक्किम राज्य में एक बायोस्फीयर है जिसका नाम कंचनजंगा है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2000 में बायोस्फीयर घोषित किया था। सिक्किम राज्य है, आपने देखा होगा, ये सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा बायोस्फीयर है जिसे भारत सरकार ने 2000 में घोषित किया था। आपने नोट करते आइए साथ साथ में। इसका मित्र देखिए, केरल और कर्नाटक के तट पर, यह कर्नाटक है और केरल है, केरल और कर्नाटक में एक बायोस्फीयर है जिसे अगस्तमलाई बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्तमलाई, अगस्तमलाई बायोस्फीयर है जो केरल और तमिलनाडु में, और किसमें, केरल और तमिलनाडु में है। ये केरल और तमिलनाडु में, केरल प्लस तमिलनाडु में। इसे भारत सरकार ने 2001 में बायोस्फीयर घोषित किया था। कब घोषित किया था, 2001 में बायोस्फीयर घोषित किया था। तो देखिए हम शुरू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है जिसे 2009 में घोषित किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये 1988 में। कंचनजंगा वर्ष 2000 में सिक्किम राज्य में है। उसके बाद देहांग दिवांग है, अरुणाचल प्रदेश में है, 1999 में से घोषित किया गया था, 1991 में। उसके बाद असम में देखेंगे, असम में डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ सिखोवा है। इसे ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, 1997 में घोषित किया गया था। फिर असम में मानस है, जिसे 1989 में घोषित किया गया था। मेघालय राज्य में देखते हैं तो नोकरेक है, जिसे 1988 में घोषित किया गया था। उसके बाद सुंदरवन,
बायोस्फीयर है, इसे 1989 में घोषित किया गया। सिमलीपाल है, उड़ीसा में है, 1994 में से घोषित किया गया था। इसके बाद शेष समाली है, शेष समाली की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, इसे वर्ष 2010 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। इसके बाद मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में है, आपने देखा होगा, इसे 1989 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। और सबसे पहले जो घोषित किया गया था वो नीलगिरी को घोषित किया गया था, वो 1986 में घोषित किया गया था। यह नीलगिरी की जो बायोस्फीयर है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है आप लिख भी सकते हैं, ये कहां पर है, केरल प्लस तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, ये 3 राज्यों में है। अगस्त मलाई वर्ष 2001 में घोषित किया गया था, यह केरल और तमिलनाडु में है। अचान कमार अमरकंटक, यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, इसे भारत सरकार द्वारा 2005 में घोषित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, इसे वर्ष 2008 में घोषित किया गया था। यह भारत के, मैंने आपको 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताए हैं। मित्र आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और 2-4 बार मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए आप रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद मित्र मैं बताऊंगा, जरा 10 मिनट का वीडियो और है, कि जो यूनेस्को ने भारत के 11 बायोस्फीयर को घोषित किया है, सम्मिलित किया है, उसका मैं मैप के द्वारा इसी तरीके से बताऊंगा। इसे आप सबसे पहले नोट कर लें, मैं दूसरा मैप इसके लिए बनाना पड़ेगा। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम देते हैं, चाहे लोअर का हुआ, चाहे आप टीजीटी पीजी देते हैं, या ग्रुप सी या ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से एक भारत का मैप बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि जो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको यूनेस्को ने सम्मिलित किया है। यूनेस्को एक विश्व स्तर की संस्था है जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहां पर है, पेरिस में है। पेरिस को सुंदर या सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। इसके अनुसार भारत में 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप बनाएं मेरे साथ। आप भी मेरे साथ इस तरीके का मित्र मैप बनाएं ताकि आपको ये फिल्म की तरह से एक बार याद हो सके। अब भी ऐसा मैप बनाइए। तो सबसे पहले जो 11 हैं जो यूनेस्को ने अपनी विरासत में सम्मिलित कर लिए हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मित्र उसी को आप लिखिए। सबसे पहले नीलगिरी। सबसे पहले नीलगिरी आपको बता चुका हूं मैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2000 में। 2000 में
नीलगिरी को सबसे पहले यूनेस्को ने सम्मिलित किया था सबसे पहले? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि यूनेस्को में सम्मिलित होने वाले सबसे पहले भारत का जैव मंडल आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता सकते हैं नीलगिरी। कब किया था? वर्ष 2000 में। उसके बाद देखिए, जस्ट इसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, इसे 2001 में सम्मिलित किया था। कब किया था मित्र? 2001 में सम्मिलित किया था। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल राज्य है ये, यहां पर है सुंदरवन। सुंदरवन को भी 2001 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को में। कब किया गया था? 2001 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को में। फिर उसके बाद देखिए मित्र, यहां पर मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में नोकरेक है। कौन सा है? नोकरेक। नोकरेक को 2009 में शामिल किया था। कब किया था? 2009 में शामिल किया गया था नोकरेक को। तो ये आपके 4 हो गए। उसके बाद देखिए, एक है आपका अमरकंटक, एक है पंचमढ़ी। ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य है, यहां पर पंचमढ़ी। और यहां पर है एक अमरकंटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अमरकंटक। इन दोनों को मित्र, इसको 2009 में सम्मिलित किया था और इसको 2012 में सम्मिलित किया था। 2012 में सम्मिलित किया था अमरकंटक को 2012 में, और पंचमढ़ी को 2009 में सम्मिलित किया था। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड राज्य है, नंदा देवी। और यहां पर एक कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, सिक्किम में है कंचनजंगा। इसको 2004 में सम्मिलित किया था। इसको नंदा देवी को 2004 में सम्मिलित किया था और कंचनजंगा को 2018 में सम्मिलित किया गया था। जो कंचनजंगा बायोस्फीयर है, इसे सिक्किम राज्य में है, इसे 2018 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए, नंदा देवी को 2004 में, कंचनजंगा को 2018 में, नोकरेक को 2009 में, सुंदरवन को 2001 में, नीलगिरी को 2000 में, मन्नार की खाड़ी को 2001 में, पंचमढ़ी को 2009 में, अमरकंटक को 2012 में। और इसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल यह आपका उड़ीसा राज्य है। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में सम्मिलित किया था। कब किया था मित्र? 2009 में इसे शामिल किया गया था। और इसके बाद केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये अगस्त मलाई की पहाड़ियां हैं। अगस्त मलाई का जो क्षेत्र है, इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसका और मित्र एक बचता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार है। इसे भारत सरकार द्वारा 2013 में, कब?
2013 में बायोस्फीयर घोषित किया। कब किया? 2013 में बायोस्फीयर घोषित किया। तो आप एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके 11 हो चुके हैं। एग्जाम की दृष्टि से यूनेस्को में सम्मिलित होने वाले सभी 11 को आपको मैंने एक मैप के माध्यम से इंगित कर दिया है। यदि आप बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में, अपने फाइल में, अपने नोट्स में, तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप एग्जाम में अच्छा कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।